आइए एक बेहद ख़ास मेहमान से करवाते हैं आपकी मुलाकात बाज़ार के जाने-माने दिग्गज और हाल ही में लिस्ट हुए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एस नरेंद्र सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 2004 से आप कंपनी के साथ हैं, 2008 में आप सीईओ बने और 2000 उसके बाद 3 साल बाद 2011 में आप पूरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डिवीज़न के सीईओ बने। आपने आईआईटी मद्रास और आईआईएम कोलकाता से डिग्रीज़ हासिल किए। 27 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है कैपिटल मार्केट्स का नरेंद्र सर को। और नरेंद्र सर की जो ओपिनियंस होती हैं वो बाज़ार में देश विदेश में बड़ी ध्यान से सुनी और गौर की जाती है। नरेंद्र सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने धन्यवाद। के लिए। सर ढेर सारा एक्शन हो गया है, बजट भी हो गया, ट्रेड डील भी आ गई है। एक एक करके आपसे रिएक्शन रिएक्शन लेना चाहता हूँ। पहले तो ये बताएं सर, बजट मार्केट के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से कैसा लगा आपको? एक्चुअली अच्छा था क्योंकि इंडिया का मैक्रो बहुत अच्छा है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ग्रोथ अच्छा है। एक ही प्रॉब्लम था 1.5 साल से कि वैल्यूएशन ज़्यादा था और अभी तो क्या है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, हर एक कंट्री में वैल्यूएशन ज़्यादा है। इंडिया इंडिया में ही वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था, अभी सभी कंट्री में वैल्यूएशन ज़्यादा है। और हमारा ख्याल है कि इंडियन मार्केट में डेरिवेटिव्स में बहुत काम हो रहा था और कैश मार्केट में ज़्यादा काम नहीं हो रहा था। वो करेक्शन गवर्नमेंट ने किया है कि एसटीटी डेरिवेटिव्स में ही बढ़ाया है, एसटीटी कैश मार्केट में हुई है। इसके कारण मार्केट थोड़ा वॉल्यूम कैश मार्केट को शिफ्ट होगा, वो इंडिया के लिए अच्छा है क्योंकि कैश मार्केट में जो बिजनेस होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा ज्यादा और इसके कारण स्पेकुलेशन कम होगा तो अच्छा है। और इंडियन मार्केट में इंडेक्स ऑप्शन और स्पेकुलेटिव वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ है और इसलिए ये एसटीटी चेंज भी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में अच्छा है। चलिए लॉन्ग टर्म में, चलिए अच्छी बात है कि एफएनओ ट्रेड्स के बजाय अगर कैश मार्केट में ट्रेड्स ज़्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे तो बेहतर है। अब आइए सर बात करते हैं ट्रेड डील को लेकर। क्या लगता है, क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकती है हमारी इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए? और क्या ये समझें कि इसके बाद मार्केट की डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम हो गई है? हो सकती है लेकिन हम इंडिया साइड से एक एक अनाउंसमेंट आया अमेरिका से, उसके बाद इंडिया साइड से भी क्या क्या हुआ है, कहाँ कैसा ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, कितना दिन के बाद इम्प्लीमेंट होने वाला है। अभी ऑलरेडी 50% से 18% हो गया। ये सब ना थोड़ा डिटेल्स बाकी है, लेकिन डायरेक्शन बहुत अच्छा है। और इंडियन इकोनॉमी ने ब्यूटीफुली हैंडल किया, ये 50% भी ऊपर गया था बट फिर भी इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत अच्छा था और इंडिया ने ब्यूटीफुली हैंडल किया ये एंटायर नेगोशिएशन। इसलिए हमारा व्यू है कि बट लेकिन डिटेल्स अभी भी बाकी है। मार्केट में एक अनाउंसमेंट आया, उसके बाद क्या क्या डिटेल्स है मैं हम वेट कर रहे हैं मार्केट। बट ट्रेंड अच्छा है कि ये अनाउंसमेंट आया। चलिए अच्छी बात है कि अनाउंसमेंट आ गया, लेकिन डिटेल से एक बार देखना ज़रूरी होगा। अब आइए सर, आगे का ट्रिगर कल की पॉलिसी है। क्या लगता है सर, क्या आप इस पॉलिसी से किस तरह का डायरेक्शन लेंगे? ये हमारा व्यू है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट्स कम ही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में लोग बोल सकता है कि इंडिया में अभी इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है और उसके कारण इंडिया में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कोई लोग नहीं बोलेंगे कि आरबीआई के कारण इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में प्रॉब्लम है। अभी अभी प्रॉब्लम अभी क्या है कि इंडिया में मार्केट में उतना पैसा नहीं आता है क्योंकि इंडिया एआई स्टोरी नहीं है और एआई स्टोरी में स्लोली प्रॉब्लम आ रहा है और ग्लोबल मार्केट में उतना रैली नहीं हो रहा है। जब एआई स्टोरी में थोड़ा वीकनेस आता है उसके बाद आई थिंक इंडिया में पैसा आ सकता है। यही सिचुएशन है, इसलिए हम हमारा एक्सपेक्टेशन कल के लिए बहुत ज्यादा नहीं है और कट हुआ या कट नहीं हुआ उतना मटेरियल नहीं है। आई मीन हमारा व्यू है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट यहाँ से आने का बहुत संभावना नहीं है।
कल आएगा आ सकता है या अगला 2 महीने के बाद और एक कट आ सकता है, मैक्सिमम और एक कट आ सकता है, कब आ सकता है पता नहीं है और लेकिन इंटरेस्ट रेट के कारण इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। बात है। एक चीज़ और सर, आपने 2024 की शुरुआत में मार्च 2024 में आप सबसे पहले अलर्ट करने वाले थे कि स्मॉल कैप में बबल बन रहा है, वैल्यूएशंस बहुत महँगे हैं, थोड़ा सँभल के रहना चाहिए। और उसके बाद काफ़ी करेक्शन आया भी। अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने लाइफ हाई से 16-17% नीचे है। लेकिन हाल ही में अच्छा, आपने स्मॉल कैप अपनी स्कीम्स में पैसा लेना बंद भी कर दिया था इन्वेस्टर से कि अब हम और नहीं लेना चाहते हैं। अब हाल ही में आपने वापस से शुरू किया है। क्या स्मॉल कैप यूनिवर्स को लेकर आपका व्यू बदल रहा है? क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन आकर्षक है और अब पैसा लगाने का समय है? तो स्मॉल कैप में अभी बबल भी नहीं है, यूफ़ोरिया भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप साइकिल जो अक्टूबर 2024 में बंद हुआ, वो साइकिल 1 साल में या 1.5 साल में खत्म नहीं होता है। हमारा व्यू है कि नॉर्मली ये सब साइकिल बहुत साल लेता है फिर से एक बिग बुल मार्केट स्मॉल कैप में बनने के लिए। सो हमारा व्यू है कि क्यों हमने ओपन किया क्योंकि यूफ़ोरिया बंद हो गया और यूफ़ोरिया में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इन्वेस्टर को। लेकिन हमारा व्यू नहीं है कि स्मॉल कैप में आज पैसा डालेंगे तो बहुत पैसा बनेगा, ऐसा कुछ व्यू नहीं है अभी। हमारा व्यू है कि मार्केट में ही हमारा व्यू है कि ये मॉडरेट रिटर्न मार्केट है और मॉडरेट रिटर्न हम डिफाइन नहीं करते हैं, हम बोलते हैं सबको एसेट एलोकेशन करने के लिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी एसेट क्लास चीप सस्ता नहीं है आज। इसके कारण हम एसेट एलोकेशन ही करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि आज का मार्केट वैल्यूएशन में यहाँ से बड़ा रिटर्न आने का संभावना स्मॉल कैप में भी नहीं है, मेरे ख्याल से लार्ज कैप में भी नहीं है अभी। मिड कैप तो थोड़ा ओवर वैल्यूड है बट उसके कारण आज कल गिरेगा ऐसा ऐसा सोच भी नहीं है क्योंकि मिड कैप में आईपीओ नहीं आता है बिकॉज़ ये 150 स्टॉक्स ही है। इसके कारण वहाँ फ्लोटिंग फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ता नहीं है इसलिए वहाँ ओवर वैल्यूएशन है बट कल गिरेगा ऐसा कुछ व्यू नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और जो पूछना चाहता हूँ सर आपसे, बजट और ये सारी ट्रेड डील्स वगैरह के बाद में जिस तरह से सारी एसेट क्लासेस में वॉलेटिलिटी हो रही है, चाहे मेटल्स देख लें, सोना-चांदी देख लें, इक्विटी देख लें, क्या आप सलाह देंगे किस तरह की स्कीम्स इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है? और स्पेशली जो इन्वेस्टर्स गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ में पैसा लगाना चाहते हैं, क्या राय होगी आपकी उनके लिए? आई मीन हमारा व्यू है कि एक एसेट क्लास बहुत यूफोरिक फेज में जाता है तो बहुत वॉलेटिलिटी होगा। वो सोना चांदी में देखते हैं अभी। एक दिन 10% ऊपर जाता है, अगला दिन 10% नीचे जाता है, तीसरा दिन 10% ऊपर जाता है, 14 दिन नीचे जाता है। उसका कारण है कि वो यूफोरिक फेज में गया। यूफोरिक फेज में जब जाता है इन्वेस्टर एक्चुअली बहुत केयरफुली होना चाहिए। इक्विटी मार्केट इंडियन इक्विटी मार्केट यूफोरिक फेज में नहीं है, इसलिए हमारा व्यू है कि एसेट एलोकेशन कर सकता है इक्विटी में। बट लेकिन इक्विटी मार्केट सस्ता नहीं है लेकिन यूफोरिक फेज में नहीं है। आप देखेंगे तो रिटर्न भी ज्यादा नहीं है, 1.5 साल से रिटर्न ज्यादा भी नहीं है। इसलिए हमारा व्यू है कि यूफोरिक फेज में जब एक एसेट क्लास जाता है वहां तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा। अब यूएस में देखेंगे तो अभी नैस्डैक में देखते हैं ना, हर एक दिन नीचे जाता है, दूसरा दिन ऊपर जाता है क्योंकि नैस्डैक में थोड़ा यूफोरिक फेस है, इसलिए वहां रिस्क ज्यादा है। लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से अभी यूफोरिक फेस नहीं है बट लेकिन बड़ा रिटर्न का स्कोप मुझे नहीं दिखता है। बड़ा रिटर्न बनाना भी मुश्किल होगा और साथ ही ये भी है कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा घट भी जाएँगे। अच्छा सर, क्या आप पोर्टफ़ोलियो में बजट के बाद और ट्रेड डील के बाद आप कुछ बदलाव कर रहे हैं? कहीं अंडरवेट हो रहे हैं, कहीं पर ओवरवेट हो रहे हैं? कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कम पसंद आ रहे हैं? मेरा मेरा सेल्स कलीग सब लोग बोर हो गया, मैं हाइब्रिड फंड ही रिकमेंड करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। जी। लेकिन वो चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि ये मार्केट ऐसा सिचुएशन है कि हाइब्रिड फंड से बहुत एग्रेसिव व्यू बनने का मुझे शौक अभी तक नहीं आया है। इसलिए मैं अभी भी वही फेस में बोल रहा हूँ कि अभी भी हाइब्रिड फंड करो, मॉडरेट रिटर्न बोलो,
ऐसा ही बोलना पड़ता है। चेंज चेंज क्या है कि बहुत एक दिन गिरता है, बहुत गिरेगा, कुछ तो देख सकता है, कोई भी सेक्टर बहुत गिरेगा तो देख सकता है, लेकिन टेक गिरा कल, बहुत बड़ा तरीके से गिरा। देख सकता है तो देख सकता है, लेकिन बड़ा रिटर्न मिलेगा है टेक से, वैसा भी कुछ नहीं है। लेकिन कोई भी सेक्टर बहुत गिरता है, वो सेक्टर में हम एनालाइज करके देखता हूँ कि वहाँ लेना है या नहीं। बहुत एक सेक्टर ऊपर जाता है, वो सेक्टर देख देखेंगे कि वो सेक्टर में ट्रिम करना है या नहीं। ऐसा ही करते रहेंगे क्योंकि हमारा व्यू ही मॉडरेट रिटर्न का है अभी। वो मॉडरेट रिटर्न फेज में क्या करेंगे? यही करना पड़ता है। और वो मॉडरेट रिटर्न का प्रॉब्लम मैक्रो नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने अगला साल जीएसटी कम किया है, इंटरेस्ट रेट कम किया है, इनकम टैक्स कम किया है। वो जो उनके हाथ में था वो सब किया है, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन जब तक सस्ता नहीं होता है, ये मॉडरेट रिटर्न फेज से ही हम रेकमेंड करेंगे और एसेट एलोकेशन और हाइब्रिड फंड भी रेकमेंड करेंगे। क्या करेंगे? हमारे बिल्कुल, एकदम आपने बिल्कुल सर सही तरीके से ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली बोला है। लेकिन एक आखिरी सवाल ये है सर आपसे कि कंपनियों की अर्निंग्स, चूँकि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो सब कर लिया, अब कंपनियों को थोड़ा-सा रिज़ल्ट अच्छा देना है। कुछ सिग्नल मिल रहे हैं कि अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट के आपको? तो ऑटो सेक्टर में सम कंपनीज ने अच्छा रिजल्ट दिया। उसके अलावा कोई सेक्टर में एक्चुअली स्मॉल कैप और मिड कैप का अर्निंग्स उतना खराब नहीं था ये क्वार्टर। सो इसलिए अर्निंग्स खराब नहीं हो रहा है, लेकिन वो जब जो अर्निंग्स आ रहा है उसका पी देखो तो सस्ता नहीं है। आप 2013 देखेंगे, 2020-21 देखेंगे, वो समय का जो वैल्यूएशन था और आज का वैल्यूएशन जो है बहुत डिफरेंस है। सो अर्निंग्स आ रहा है, बट लेकिन वो अर्निंग्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन दिखता है बहुत सारा स्टॉक में, इसलिए हम मॉडरेट रिटर्न बोलना पड़ता है। लेकिन अर्निंग्स खराब आ रहा है सभी सेक्टर में, ऐसा नहीं दिखता है। जहां जहां अर्निंग्स नहीं आ रहा है वो सब लोग पता था कि उतना अर्निंग्स नहीं आएगा ये क्वार्टर। बिल्कुल। नरेंद्र सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे हमेशा बात करके बहुत डायरेक्शन भी मिलता है और आप जिस तरह से एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनेस्ट ओपिनियन और जो दिल में है, दिमाग में वही आप मुँह पर भी रखते हैं। बिल्कुल तो बड़ा मज़ा भी आता है और समझ भी आता है कि व्यू किस तरह का बन रहा है मार्केट पर और बाकी पूरी सभी जो साथ में बातें हैं उन पर। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे भी धन्यवाद, आपका व्यूअर्स से भी धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू सर।